वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज आप सबों के बीच एक नया टॉपिक इंटीग्रेशन समाकलन लेकर के आया हूं आप सबों के बीच। मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन पूर्ण रूपेण कैसे सीखना मैथ से कंप्लीट कर चुका हूं। 11.1 एक्सरसाइज, 11.2 एक्सरसाइज, 11.3 एक्सरसाइज, 11.4 एक्सरसाइज और साथ ही 12.1 एक्सरसाइज में पूर्ण रूपेण कंप्लीट कर चुका हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स आज डिफरेंशिएशन का जो अपोजिट टर्म होता है इंटीग्रेशन, आज इंटीग्रेशन पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबको गुड मॉर्निंग। तो सभी स्टूडेंट्स इस लाइव क्लास को दोस्तों के बीच शेयर कर दें। जो भी देख रहे हैं अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, क्योंकि आज ये पहला क्लास है आप लोगों का इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन में बताऊंगा इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन किस तरह से यूज किया जाता है, ये सारा चीज बताऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसके विषय में दोस्तों के बीच बताएं। तो चलिए स्टूडेंट्स आ जाए सारे स्टूडेंट ऑनलाइन। चलिए तो चालू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समाकलन डिफरेंशिएशन का जो होता है अपोजिट टर्म है, यानी इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द इनवर्स प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। अर्थात समाकलन यानी इंटीग्रेशन, समाकलन अवकलज का व्युत्क्रम प्रक्रिया है। सिंपल सी बात है, यानी समाकलन अवकलज का व्युत्क्रम प्रक्रिया है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स प्रोसेस, समझे कि नहीं, कोई दिक्कत। यदि समाकलन अवकलज का व्युत्क्रम प्रक्रिया है, इसे प्रति अवकलज यानी प्रति का मतलब होता है अवकलज का उल्टा, प्रति अवकलज भी कहा जाता है। इसे प्रति अवकलज भी कहा जाता है, समझे कि नहीं, इसे प्रति अवकलज भी कहा जाता है। अवकलज का अपोजिट टर्म है। ध्यान दीजिएगा, समाकलन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अनिश्चित समाकलन जिसे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा पहला अनिश्चित समाकलन और दूसरा निश्चित समाकलन। जिसे कि डिफिनिट इंटीग्रल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समाकलन जो है अवकलज का व्युत्क्रम को हम समाकलन कहते हैं, समझे कि नहीं। अवकलज के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? हम समाकलन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं, जैसा आप लोग को डिफरेंशिएशन आसान लगा उसी तरह से इंटीग्रेशन भी आसान लगेगा। समाकलन डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम प्रक्रम है। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन, अर्थात इंडिफिनिट इंटीग्रल एवं डिफिनिट इंटीग्रल होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ाऊंगा और निश्चित समाकलन, उसके बाद निश्चित समाकलन पढ़ाऊंगा आपको। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जैसे याद रखिएगा, समाकलन जैसे डी बाई डी एक्स को क्या कहते थे? अवकलज कहते थे, डिफरेंशिएशन कहते थे। डी बाई डी एक्स को क्या कहते थे? हम अवकलज। याद रखिएगा, तो समाकलन को
जैसे dx से किसका चिन्ह है, डिफरेंशिएशन का चिन्ह है कि नहीं। तो समाकलन के चिन्ह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर एस, देखिए ये एस है कि नहीं, एस मीन्स समेशन, समझे नहीं, एस मीन्स समेशन का अर्थ क्या होता है, योगफल। समेशन का मतलब क्या होता है, योगफल। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर एस को पतला करके लिखा जाता है, यानी जैसे ऐसे, तो इसका चिन्ह जो हो गया देखिए, इसलिए इसका चिन्ह देखिए ये होता है, यदि एस से ऐसे होता है, इसलिए जो चिन्ह है ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। और ये जो चिन्ह लिया गया अंग्रेजी वर्णमाला के एस, बड़ी अक्षर एस को पतला करके। अब पूछिएगा कि सर एस को ही क्यों लिया, एन को क्यों नहीं लिया, एन को क्यों नहीं लिया, पी को क्यों नहीं लिया, क्यू को क्यों नहीं लिया, एस को क्यों लिया। क्योंकि एस का जो होता है समेशन, सब जानते हैं, समेशन का अर्थ होता है योगफल, यानी जोड़। तो चूंकि इंटीग्रेशन को योग के रूप में जोड़ा समझा जाता है, यानी जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है किसी भी बड़े मानों को छोटा करना। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है किसी बड़े मानों को छोटा करके अध्ययन करना। इसका मतलब उसमें डिक्रीज होता है, याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, किसी बड़े मान को छोटा किया जाता है, और उसमें किसी बड़ा मान उसको छोटा किया जाता है, उसको डिक्रीज किया जाता है। डिक्रीज का मतलब होता है कम करके अध्ययन करना, समझिए ना। लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा। यदि डिफरेंशिएशन किसी बड़े मान को छोटा करके अध्ययन करता है, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, किसी छोटे मान को बड़ा करके अध्ययन करेगा। इसलिए योग के रूप में दर्शाया जाता है इंटीग्रेशन को। किसके रूप में, योग के रूप में। इस और योग को अंग्रेजी में समेशन कहते हैं, और समेशन का पहला जो अक्षर है वो एस होता है। इसीलिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़ी अक्षर एस को पतला करके इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखा जाता है। तो हिसाब क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, याद रखिएगा। जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखते थे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम क्या करते थे, डी बाई डी एक्स लिखते थे। यहाँ पे कोई फल रहता था, कोई मीटर रहता था, और तब इसको हम लिखेंगे, यदि लिखेंगे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे कोई फलन रहेगा, यहाँ dx लगा रहेगा, समझे कि नहीं। यहाँ पे कोई फलन रहेगा और यहाँ पे dx लगेगा। या जैसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या पढ़ते थे, dx, यहाँ कोई फलन रहता था, sin x, x स्क्वायर कुछ रहता था। ठीक उसी प्रकार यदि कहेगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, और यहाँ पे जो फलन रहेगा जिसका इंटीग्रेशन करना होगा उसको लिखेंगे, और यहाँ dx करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, dx करेंगे, समझे कि नहीं। अब कोई प्रॉब्लम बाबू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। सभी स्टूडेंट इस लाइव क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ जाएं। अब देखिए आप लोग सारे स्टूडेंट्स क्या बताए थे, अब इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिएगा डी साइन एक्स बटे डी एक्स, इसका मतलब हो रहा है क्या, देखिएगा थोड़ा देखिए, डी साइन एक्स बटे डी एक्स, इसका अर्थ क्या हो रहा है, sin x का डिफरेंशिएशन। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो इसका मतलब होगा कि देखिएगा कि sin x बराबर, जब इंटीग्रेशन यहां पर होगा cos x dx, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x। क्यों, क्योंकि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है cos x, इसीलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। अब देखिए कैसे होगा, आपको थोड़ा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिएगा। ये देखिएगा d sin x
बटे dx, है ना। एकदम निगाह रखिएगा, कहीं दूर नहीं जाइएगा, निगाह रखिएगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, cos x होता है। अब आप बताइए, ये टर्म देखिएगा, अब इस टर्म को देखिएगा, ये जो टर्म हो गया, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, जैसे 4x/5 इक्वल टू यदि 3 रहे तो x इक्वल टू क्या करेंगे, 5/4 इंटू 3 करेंगे, नीचे वाला 5 ऊपर गुना हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये नीचे वाला जो dx है, ये नीचे वाला जो dx है वो ऊपर चला जाएगा तुम्हें, और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला, ये d नीचे चलाएगा। इधर देखिए क्या बच गया, sin x, इधर क्या बच गया, sin x। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, cos x। अब देखिएगा थोड़ी देर के लिए बाबू आप लोग समझिएगा, यदि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x को हम क्या लिखते हैं, d बटे dx। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखते हैं, d बटे dx लिखते हैं, d बाय dx लिखते हैं ना। तो अभी हम बताए थे इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए कि यदि x बटे y है, x बटे y है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, y बटे x होगा, y बटे x होगा कि नहीं, ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, y बटे x। अब देखिए ये d बटे dx क्या है, ये डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये d बटे dx क्या है, d बटे dx क्या है, डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब ये ऊपर चल जाएगा, dx बटे d, ठीक है, dx बटे d जब हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म ऊपर, ये वाला टर्म, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो अब देखिए यहाँ पे sin x था, ये dx ऊपर चल गया बटे d, यानी देखिए यही टर्म है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह है, यानी dx बटे d का मतलब समझिए इंटीग्रेशन कोई फलन का हो रहा है, dx हो रहा है, यानी dx बटे d का मतलब हो रहा है इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब इसके जगह पर क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन cos x dx, जैसे यहाँ पे कुछ रहता है ना dx। अब देखिए क्या बच गया, sin x। तो देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x। तो बताइए cos x का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन sin x हुआ, ये समझे आप लोग, cos x का जो इंटीग्रेशन हुआ sin x, ये समझ गए आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। तो अब मैं फार्मूला पहले लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, पहला x टू द पावर n का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन सबसे अधिक यूज होने वाला, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, ये होता है। और अनिश्चित समाकलन छूट गया, डिफिनेशन बता दूंगा। देखिए x टू द पावर n dx, यानी x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, जहां c कांस्टेंट टर्म है। मैं ये इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, फार्मूला पहले लिख देता हूं, उसके बाद चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c, sin x का cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ध्यान दीजिएगा, sec स्क्वायर x का जो होता है tan x प्लस c। ध्यान दीजिएगा, sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x। क्यों, क्योंकि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, इसीलिए समझे कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, sec x इंटू tan x dx, sec x इंटू tan x का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। क्यों, क्योंकि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec x tan x होता है। अब देखिए आगे, cosec x इंटू cot x dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस c। याद रखिएगा, देखिए दिखाई दे रहा है, cosec स्क्वायर x dx, ये cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस c, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, इसलिए होता है। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स इस फार्मूले को अभी कंप्लीट याद रखेंगे। अभी जो यूज होने वाला है इतना ही यूज होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में, इससे अधिक यूज नहीं होगी। यही फार्मूला यूज होगा फर्स्ट एक्सरसाइज के शिक्षण मैथ बुक में। अब आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सी का यूज क्यों किया गया, ये सी का यूज क्यों किया गया। याद रखिएगा, अनिश्चित समाकलन आप लोगों को मैंने नहीं बताया, अनिश्चित समाकलन में इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में कोई सीमा नहीं रहता है,
कोई बंधन नहीं रहता है। जैसे ये जो टर्म हुआ, ये जो टर्म हुआ, जैसे ये dx, ये अनिश्चित समाकलन हुआ, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन उस समाकलन को कहते हैं जिसमें कि कोई बाउंडेशन, कोई सीमा नहीं होती है। और यदि रहता निश्चित समाकलन तो देखिए ये a to b dx, ये होता है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, ये जो टर्म होगा। तो अभी तो मैं इंडिफिनिटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें जो भी मान आएगा a से b के बीच की सीमा के बंधन में ही मान आएगा, और इसमें कोई सीमा नहीं है इसकी, और इसी के कारण से इसे अनिश्चित कहा गया, क्योंकि इसमें कोई क्षेत्र नहीं बांधा गया कि किस क्षेत्र के अंतर्गत ये आ रहा है, ये तो नहीं कह रहा है, इसलिए इसको अनिश्चित कर दिया। इसको क्या कर दिया? अनिश्चित कर दिया, क्योंकि इस, और ध्यान दीजिएगा अनिश्चित समाकलन क्यों कहा गया ये भी चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो सीमा से बना हुआ है a to b, ध्यान दीजिए ये a है और ये b है, तो a और b ये एक निश्चित सीमा के अंतर्गत आ रहा है, इसीलिए इसे निश्चित समाकलन कहा जाता है। एक और कारण है जो कि अनिश्चित समाकलन कहा जाता है, अब बताता हूं क्यों। चलिए इसको पहले मिटाता हूं, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। अब देखिएगा यहां पे जो c है, अनिश्चित समाकलन होने के पीछे मेन कारण यही है c का। मेन कारण क्या है? c का, यानी c के लिए, c के आधार पर ही, c के आधार पर ही इसको अनिश्चित समाकलन कहा गया है। क्यों? देखिए थोड़ी देर के लिए आपको कहेगा क्या, थोड़ी देर के लिए कहेगा क्या, x स्क्वायर, आपको कहेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंस, आप कलच करिए, डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन, ठीक। अब किसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है? x स्क्वायर प्लस 2 का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए dx स्क्वायर प्लस 2 बटे dx, तो अब देखिए बराबर, तो इसका जो होगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। अब देखिए 2 क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो ध्यान देते रहिएगा आप, तो dx स्क्वायर प्लस 2 बाय dx इज इक्वल टू, अब देखिए क्या बच गया? 2x, क्या बच गया? 2x। अब देखो स्टूडेंट समझते जाना, अब x स्क्वायर प्लस 2, अब ये जो टर्म उधर जाएगा, ये dx बटे d हो जाएगा, dx बटे d हो जाएगा कि 2x। तो ये जो टर्म होता है ये क्या होता है? इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? इंटीग्रेशन का। तो x स्क्वायर प्लस 2 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2x dx, 2x dx लिख सकते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? ध्यान दीजिएगा आप लोग सारे स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस 2 का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म 2x आ गया, तो 2x आ गया। अब ये डिफरेंशिएशन जब उधर चला जाएगा, ये किसका चिन्ह आ जाएगा? इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर देखिए 2x का जो ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन हो रहा है, याद रखिएगा 2x का इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो x स्क्वायर प्लस 2 से रिलेटेड है। ये अचर पद हम नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा, अचर पद नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट टर्म को नहीं लिया जाता, ये टर्म को हटाइए। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे 2x है, अब इसके साथ देखिए यहाँ पे अचर पद जुटा हुआ है कि नहीं? 2x जब लिए थे यहाँ 2 जुटा हुआ है कि नहीं? एक कंडीशन ये हो गया, ये भी एक c के रूप में है कि नहीं? एक एग्जांपल और लेते हैं, रुकिएगा, एक एग्जांपल और लेते हैं जो कि और अच्छे तरीके से। जैसे मान लिया जाए, आपको कहेगा क्या, sin x प्लस c का डिफरेंशिएशन करेंगे। समझिएगा जरा सा, क्योंकि c रहे या 4, इसको 4 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। c का यूज क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा, 4 मान लिए तो अब डिफरेंशिएशन कीजिए, d sin x प्लस 4 बटे dx, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x। अब देखिए 4 एक अचर पद है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, तो 0 को काहे लिखेंगे? अब ये टर्म उधर जाएगा, ये क्या बच जाएगा? sin x प्लस 4। अब देखिए ये टर्म उधर जाएगा तो dx बाय x, dx बाय d, ये cos x होगा कि नहीं? अब ये जो टर्म हुआ dx बाय d को क्या करता है? इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन हो गया dx। अब आप देखिए cos x का जो यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए, cos x का यहाँ पर इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो sin x प्लस 4 हो रहा है। अब आपको कहेगा क्या? sin x का डिफरेंशिएशन करें,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करें, थोड़ी देर में साइन एक्स का लिखिएगा। अब देखिए साइन एक्स का, तो डी साइन एक्स बटे डी एक्स बराबर इसका क्या होगा, देखिए cos x होगा कि नहीं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो अब देखिए साइन x बराबर, अब ये ऊपर चल जाएगा, तो dx बटे d, यहाँ पे क्या है cos x। देखिए ये dx ऊपर चला गया, ये d नीचे चला गया, यहाँ पे क्या है cos x। तो यहाँ पे देखिए cos x का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है इसमें sin x, और यहाँ पर देखिए sin x प्लस 4 का जो डिफरेंशिएशन sin x प्लस 4 था, ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा साफ पता चल रहा है, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, cos x dx। अब समझिएगा, यहाँ पे देखिए sin x प्लस 4 का जब डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आ गया था cos, यहाँ पे cos x आ गया था। अब cos x का यहाँ पे इंटीग्रेशन जो दिखा रहा है sin x प्लस 4 दिखाई दे रहा है कि नहीं, और यहीं पर देखिए एक टर्म और है कि cos x का जो इंटीग्रेशन केवल दिखा रहा है क्या है sin x। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ये जो c होता है, यानी c जो होता है हो भी सकता है या नहीं भी रह सकता है। यहाँ पर देखिए sin x प्लस 4 है कि नहीं, तो sin x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है cos x, तो cos x का ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो sin x प्लस 4, इसका मतलब इसमें अचर पद था तब sin x प्लस 4 हो गया, लेकिन यहाँ पे केवल sin x था, इसका भी डिफरेंशिएशन तो cos x होगा, और cos x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है sin x हो रहा है, क्या हो रहा है cos x का, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है sin x हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा, यानी sin x प्लस अचर पद हो भी सकता है इसी का, यानी जैसे यहाँ पे 4 अचर पद है लेकिन इसमें तो अचर पद नहीं है, इसलिए यहाँ पर अचर पद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ कह सकते हैं हम। देखिए यहाँ पे sin x प्लस 4 का भी जब किए तो ये cos x का इंटीग्रेशन यहाँ sin x प्लस 4 हो रहा है, और यहाँ पर देखिए cos x का इंटीग्रेशन sin x हो रहा है, तो इसका मतलब अनिश्चित समाकलन में अचर पद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। देख लिए कि नहीं भी हो सकता है, इसीलिए c के बारे में, अचर पद के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, तो कुछ नहीं बोल सकते इसका मतलब अनिश्चितता है। यहाँ पर क्या है अनिश्चितता, यानी कोई निश्चित नहीं है c के बारे में हम क्या कहेंगे। जैसे यही देखिए ना, इसमें c के रूप में 4 था लेकिन इसमें c के रूप में 4 नहीं था, लेकिन दोनों में cos x का इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, दोनों में cos x का इंटीग्रेशन हो रहा है, एक में cos x का इंटीग्रेशन हुआ sin x प्लस 4 और एक में cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x। तो इस बात से पता चलता है कि c के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसीलिए इन अनिश्चित शब्द यहाँ पर आ गया c के संदर्भ में, इसीलिए इसको अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है अनिश्चित समाकलन, और अनिश्चित समाकलन में इसी के कारण से c को जोड़ दिया जाता है, अचर पद को जोड़ दिया जाता है। तो आप लोग समझे इसको। अब सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे मान लिया जाए कि आपको कहेगा कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करें। याद रखिएगा उसमें अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता था 0, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होगा, यदि जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही टर्म होगा। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर केवल 1 है और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c। यही रहता है यदि d1 बाई dx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था 0। ये तो बताए थे 0 कैसे होता है। अब ये समझिए कि ये 1 अचर पद का इंटीग्रेशन x कैसे होता है और c जुटा ही रहेगा। तो देखिए, तो यहाँ पे 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी पावर 0 है तो वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो dx। अब देखिए आज एक फार्मूला बताए हैं x टू दी पावर n dx का, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c बताए हैं। यहाँ x टू दी पावर 1 को लिख सकते हैं x टू दी पावर 0। अब इसको क्या लिखेंगे x टू दी पावर 0 प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 बाय फिर क्या होता है n प्लस 1, n का मान क्या है 0, 0 प्लस 1, अब प्लस तो c रहेगा ही। तो अब लिखिएगा सारे स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं, तो बराबर x टू दी पावर 0 प्लस 1 हो गया, 0 प्लस 1 प्लस c, ये क्या हो गया x प्लस c। इसीलिए अचर पद का क्या होगा इंटीग्रेशन x प्लस c। यदि इंटीग्रेशन 3 रहेगा, केवल 3dx रहेगा, इसका इंटीग्रेशन 3x प्लस c होगा, समझे कि नहीं। यदि 4 होगा 4dx अचर पद, इसका इंटीग्रेशन 4x प्लस c होगा, ये समझे कि नहीं। अब से एक सवाल है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx को इंटीग्रेट करें, तो देखिए ये कैसे होगा। सबसे पहले सबको एक अलग अलग करके करेंगे। देखिए इसको इंटीग्रेशन को i के द्वारा सूचित किया जाता है, समझे कि नहीं।
आई इक्वल टू, ठीक ना, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, अब देखिए 2x है तो 2 को बाहर कर देंगे, x dx इंटीग्रेशन का ये चिन्ह है, अब प्लस 3 को बाहर कर देंगे, ये केवल dx हो जाएगा, dx इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पर 1 है, जैसे यहाँ पर किए थे 1 रहे या ना रहे तो dx ही रहेगा, तो अब देखिए इसको समझिएगा 1 है। अब देखिए बाबू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो x टू द पावर n का जो फार्मूला होता है, x टू द पावर n का जो फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, तो देखो x स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे x टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू, अब ये x है तो यहाँ नहीं कुछ तो पावर क्या है, तो x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ n के रूप में 1 है, देखिए n प्लस 1 बाय n प्लस 1, अब प्लस 3, अब dx तो इसका इंटीग्रेशन केवल x, अब प्लस क्या होगा c, याद रखिएगा इंटीग्रेशन में 10 बार c नहीं लिखाएगा, यदि उसमें 10 बार c आ गया है तो वो सब मिलकर के एक ही अचर पद होगा, याद रखिएगा 2 बार 3 बार 4 बार नहीं लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में वैसा यूज होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ाएंगे आपको, तो देखिए x टू द पावर 3 बाय 3 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x प्लस c, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो x क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c आंसर, अर्थात इसका जो इंटीग्रेशन हो गया ये टर्म हो गया, समझे ना, ये संक्षिप्त में है। अब इसमें जो 4 गो सवाल है केसीसी नाम में वो निरीक्षण विधि पर है, अब बाकी सब इसी तरीके से 4 सवाल में मैं से 1-2 सवाल को पहले बताता हूं, उसके बाद मैं अगला एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज का मैं आगे का नंबर का बताऊंगा सवाल। तो आप लोग बताइए समझ में आ रही है? पर आप इस चैनल से जुड़े, इंटीग्रेशन चालू कर दिया हूं केसीसी नाम मैथ से, और अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं। इस लॉकडाउन में आप लोगों को घर बैठे पढ़ा रहा हूं, अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़े। कह रहा है कि 19.8 में पहला क्वेश्चन है cos 2x, यानी सबों को कह रहा है निरीक्षण, निरीक्षण का मतलब होता है जांच, इसमें 4-5 ही सवाल है, बाकी सब फॉर्मूला। निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हुए समाकलन यानी प्रति अवकलन समाकलन करें। ध्यान दीजिएगा, निरीक्षण विधि का प्रयोग करते हुए समाकलन करें। पहला जो सवाल है cos 2x। अब देखिएगा, सबसे पहले निरीक्षण को कहते हैं जांच विधि। निरीक्षण को क्या कहते हैं? जांच विधि। तो आप लोगों को मैं बताता हूं, ये 4 या 5 ही सवाल है इस एक्सरसाइज में, निरीक्षण भी बहुत उसके बाद इजी है। तो ध्यान दीजिएगा, cos 2x, तो जांच विधि में ये देखेंगे cos 2x जो है, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा जांच विधि, क्योंकि cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए, यानी इसका डिफरेंशिएशन जो होगा -2 sin 2x। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, -2 sin 2x। कोई प्रॉब्लम? आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -2 sin 2x होता है ना। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग सारे स्टूडेंट, क्या करेंगे आप लोग सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, -2 sin 2x हुआ, तो ये चूंकि जांच विधि है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका निरीक्षण विधि के द्वारा हमको निकालने के लिए कहा जाएगा अब समाकलन, उसका डिफरेंशिएशन लेंगे। क्या लेंगे? डिफरेंशिएशन लेंगे, और उसमें गुणांक को नहीं लेंगे, गुणांक को नहीं लेंगे। जैसे इसके साथ -2 गुणांक है, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लिखवा भी देंगे आपको, याद रखिएगा। यानी अब देखिए cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है -2 sin 2x, लेकिन यहाँ पर उसके गुणांक को नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन आता है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे d sin 2x बाय d2x गुने 2 बाहर कर देंगे dx बाय dx। समझे कि नहीं? या नहीं? तो ये देखिए d sin 2x की dx की है। तो अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, d देखिए आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, d sin 2x बाय d2x इंटू 2dx बाय dx की, ठीक। अब देखिए dx कैंसिल, तो ये रहा d sin 2x, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं,
डी साइन 2x बाई डी एक्स, ठीक ना, बराबर। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया? cos 2x। ये क्या हो गया? cos 2x। अब देखिए यहाँ पर dx dx करके क्या बच गया? 2 बच गया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, ये dx क्या होगा? उधर जाएगा कि नहीं? यहाँ क्या बच जाएगा? देखिए sin 2x क्या बच गया? sin 2x बराबर, अब देखिए 2 को बाहर कर दीजिए, ये हो गया dx बटे d। dx ऊपर चल जाएगा, ये d नीचे जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया? cos 2x। अब देखिए ये 2 जो है इधर भाग में लग जाएगा, तो 1 बटे 2 sin 2x। अब बताइए dx बटे d को क्या करता है? इंटीग्रेशन, तो इसको हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 2x, और यहाँ dx लग जाएगा, तो dx बटे d को कहते हैं cos 2x। अब देखिएगा ये 2 क्या लग गया? भाग गया। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बटे 2 sin 2x। देखिए यहाँ पर कह रहा था कि cos 2x का इंटीग्रेशन करें। पहला सवाल देखिए, करा ना केसीसी का 19.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल, cos 2x को, किसको? cos 2x को, ध्यान दीजिएगा, करा जांच विधि के द्वारा, निरीक्षण विधि के द्वारा समाकलन करें, यानी कि cos 2x का ही इंटीग्रेशन हो रहा है 1 बटे 2 sin 2x। या और एक चीज बताए थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में x के साथ जो गुना रहता था वो आगे गुना हो जाता था, लेकिन इंटीग्रेशन में x के साथ जो गुना रहेगा वो भाग लगेगा। देखिए यहाँ पर x के साथ क्या गुना था? 2, तो देखिए इधर 2 भाग लगा हुआ है। बताइए स्टूडेंट, समझे? आप लोग सभी स्टूडेंट समझे? बताएं बाबू, आप लोग बताएं, सारे स्टूडेंट समझ में आई? स्टूडेंट प्लीज बताएं, समझ में आई? चलिए सारे स्टूडेंट समझ में आई। अब देखिए वेरी गुड। अब जैसे आपका रहेगा, जैसे cos निरीक्षण विधि के द्वारा, अब आपको रहेगा कि थोड़ी देर के लिए देखिएगा sin 2x का, मैं आपको ये टाइप भी लिखा, निरीक्षण विधि के द्वारा जो बनाया जाता है उसको मैं लिखा दूंगा, बटे बट लिखा दूंगा, आप लोग चिंता नहीं करें। जैसे कहेगा क्या? sin 2x का निरीक्षण विधि के द्वारा समाकलन करें sin 2x का। आप लोग देखिएगा, एक दो को एग्जांपल लेंगे तब आप लोग आसान से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? sin 2x का निरीक्षण विधि के द्वारा, जांच विधि के द्वारा करा, तो जांच विधि में क्या करेंगे? sin 2x का पहले डिफरेंशिएशन लेंगे, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x होगा। 2 cos 2x होगा, क्या होगा बाबू? 2 cos 2x होगा कि नहीं? 2 cos 2x। तो बोले थे गुणांक को नहीं लेंगे, कोफिशिएंट को नहीं लेंगे उसका, या कोफिशिएंट क्या है 2, उसको नहीं लेंगे, ओनली cos 2x लेंगे। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो बाबू d cos 2x by dx करेंगे, तो देखो स्टूडेंट d cos 2x by d2x, फिर 2 को बाहर करेंगे, dx by dx करेंगे। अब देखो जांच विधि के द्वारा बता रहे हैं, तो cos का जो डिफरेंशिएशन, अभी इसको इसी तरह रख देते हैं, d cos 2x by dx इक्वल टू, अब देखो cos का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है कि नहीं? इसमें लेंगे, यहां पर लेंगे, लेकिन यहां जो बनाने के इसमें लेंगे, उसमें गुणा नहीं लेंगे। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, या माइनस साइन 2x हो गया। अब ये dx dx कैंसिल, तो यहां पे 2 करके, अब देखो ये टर्म उधर जाए, तो ये cos 2x बराबर, ये माइनस 2 हो गया, ये dx ऊपर चला गया, dx by d, यहां पे क्या हो गया? sin 2x, यहां पे क्या हो गया बाबू? sin 2x। अब देखो ये माइनस 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, माइनस देखो 1/2 cos 2x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं sin 2x dx, क्योंकि dx और d को इंटीग्रेशन करते हैं, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/2 cos 2x। ये किस विधि के द्वारा बताया बाबू? निरीक्षण विधि के द्वारा, जांच विधि के द्वारा। तो इस तरह से आप लोगों के बुक में है 4-5 ही सवाल ऐसा, बाद बाकी कुछ नहीं है। तो आप लोग निरीक्षण विधि तो समझ गए होंगे, जांच विधि समझ गए होंगे। अब अगला टाइप बता रहा हूं, आप सभी स्टूडेंट प्लीज आगे बढ़े, मेहनत करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों को भी मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूं, अधिक से अधिक विद्यार्थी को बताएं।